नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकल समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आज हम गणितीय मॉडल के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, क्या होता है गणितीय मॉडल? बच्चों, आपको पता है कि इंजीनियरिंग की समस्या है और भौतिक प्रकृति है। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम उनके पदों को चरों में परिवर्तित करते हैं और एक फलन बनाते हैं। वह फलन एक अवकल समीकरण के रूप में होता है। तो इसी को क्या कहा गया है? यहां पर गणितीय मॉडल कहा गया, मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो चलिए आइए आगे हम इसमें देखेंगे न्यूटन का शीतलन नियम, पलायन वेग। पलायन वेग के बारे में पता है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को, किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए और पृथ्वी पर वापस कभी ना आए, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो ये सब के बारे में है ना हम लोग स्टडी करने वाले हैं। वैसे ही न्यूटन का शीतलन नियम है। तो आइए आज बात करते हैं इसके बारे में। ये सभी है ना अवकल समीकरण का एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, अनुप्रयोग है। अवकल समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, गणितीय मॉडल की बात किया गया। यदि किसी इंजीनियरिंग समस्या या भौतिक प्रकृति को हम क्या करना चाहते हैं? हल करना चाहते हैं, तो पहले हम समस्या को चरों के पदों में है ना गणितीय व्यंजक के रूप में क्या करेंगे? तैयार करेंगे। जो मैंने कहा अवकल समीकरण के रूप में तैयार होता है। जैसे कि फलन का समीकरण, ऐसे व्यंजक को हम दी गई समस्या का क्या कहते हैं? गणितीय मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये जो समस्या है इसको दी गई है ना, सॉरी, ये जो व्यंजक है इसको दी गई समस्या का क्या कहते हैं? गणितीय मॉडल कहते हैं। एक मॉडल को गणितीय रूप में हल करने की प्रक्रिया को, यानी एक मॉडल को गणितीय रूप में हल करने की प्रक्रिया को हम गणितीय मॉडलिंग या संक्षेप में हम केवल मॉडलिंग कहते हैं। यही गणितीय मॉडल होता है। तो मॉडल का अधिकतर एक समीकरण होता है जिसमें किसी अज्ञात फलन के अवकलज होते हैं, यानी अवकलज के रूप में होते हैं, है ना। ऐसे एक मॉडल को अवकल समीकरण हम लोग कहते हैं। एक मॉडल हमारे पास यहां पर क्या बनेगा? अवकल समीकरण। उन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम पलायन वेग में चलते हैं। मैंने अभी बताया पलायन वेग क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या चले जाता है? बाहर चले जाता है और पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आता। हम इसको क्या कहते हैं? इस वेग को, जिस वेग से फेंका गया, हम उसको पलायन वेग कहते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन हमने लिख दिया है, किसी पिंड का वह प्रारंभिक न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए तथा पृथ्वी की सतह पर वापस कभी ना आए, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का जो फार्मूला होता है √2gr होता है। यह पलायन वेग लगभग 7 मील प्रति सेकेंड या 25,000 मील प्रति घंटा होता है। तो इन्हीं को हम प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं। ये देखिए क्या दिया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन वेग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन वेग आपने भी लिखा √2gr होता है। इनको हम मैथमेटिकल टर्म में किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो हमें क्वेश्चन दिया है, एक कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। ये देखिए, एक कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है जिसे पृथ्वी के केंद्र से रेडियल दिशा में, है ना, रेडियल दिशा मतलब त्रिज्यीय दिशा, रेडियल दिशा में दागा जाता है और माना जाता है कि वह पृथ्वी से पलायन कर जाएगा। मान ले कि इस पर केवल पृथ्वी का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो वो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। तो जो आपने फाइंड मैंने स्टार्टिंग बताया v इक्वल √2gr, वही हम निकालने वाले हैं। हमें पता है प्यारे बच्चों कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से हम जानते हैं कि कण का त्वरण अल्फा जो है ना, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी r², यानी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² कहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं
तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं म्यू। तो देखिए म्यू यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वेग धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। पृथ्वी के केंद्र से रेडियल दिशा में दागा जाता है आर, है ना, तो त्वरण ऋणात्मक क्योंकि वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक क्योंकि वेग क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। परंतु हम त्वरण क्या जानते हैं, यदि रेडियल दिशा में है तो हम d2r/dt² जानते हैं, पता है ना त्वरण, यानी सिंपल a इज इक्वल dx/dt, उसी को सॉरी a इज इक्वल dv/dt, v इज इक्वल dx/dt, v का वैल्यू रखिएगा d2x/dt²। तो यहां पर r के लिए है, त्रिज्यीय दिशा में है, रेडियल डायरेक्शन में है, तो अल्फा इज इक्वल d2r/dt²। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। तो इसको देखो, पहले इसको चेंज करते हैं। क्या हम इसको d/dt dr/dt राइट कर सकते हैं? वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, v इज इक्वल dr/dt। हम उसके प्लेस पर dr/dt के प्लेस पर v रखेंगे, हमें मिलेगा dv/dt, अल्फा इज इक्वल dv/dt। हम इसको वेलोसिटी के में लाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसमें dr डिवाइड किया, dr मल्टीप्लाई किया, dr डिवाइड किया, dr मल्टीप्लाई किया, तो dr/dt हमारे पास v हो गया वापस, तो ये v dv/dr हो गया। अब हम इनको और इनको एक साथ रखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से v dv/dr इज इक्वल माइनस म्यू अपॉन r स्क्वायर आया समझ में। अब देखिए जब r इज इक्वल r, यानी पृथ्वी की त्रिज्या r है, कैपिटल R, तो सतह पर r इज इक्वल r होगा। उस समय अल्फा क्या होगा, माइनस जी। क्यों, क्योंकि आप ऊपर की ओर क्या कर रहे हो, ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो, ऊपर की ओर फेंक रहे हो। जब भी ऊपर जाता है कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, तो हमेशा माइनस जी लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर, है ना, यानी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है ना, नीचे की ओर आने की कोशिश करता है। तो फिर भी हम उसके विरुद्ध हम ऊपर फेंक रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ सकता है ना, ग्रेविटी के कारण, लेकिन हम उसके विरुद्ध ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये माइनस जी लेते हैं। तो यहां पर अल्फा इज इक्वल माइनस जी हुआ। पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं, तो सतह पर गुरुत्वाकर्षण हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, यानी सतह पर गुरुत्वाकर्षण यहां पर देखिए, ये देखो इसमें रखेंगे r इज इक्वल r, अल्फा इज इक्वल माइनस जी, तो ये हमारे पास g इज इक्वल म्यू अपॉन r स्क्वायर, म्यू इज इक्वल जी आर स्क्वायर। अब म्यू के इस मान को यहां पर रखेंगे, तो हमको मिलेगा v dv अपॉन डी आर इज इक्वल माइनस म्यू आर स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर। म्यू की जगह में रखेंगे जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए हम इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमको समाकलन करना है, तो वी डीबी को वही रखे, डी आर को इधर ले गए, तो ये जी आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका समाकलन कीजिएगा, तो समाकलन करेंगे तो क्या आ गया, वी डीबी इज इक्वल माइनस जी आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कितना सी। तो v का इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस जी आर स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर, कंट्रीगेशन माइनस 1 अपॉन आर होता है प्लस सी। तो हमको मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2c। ये इक्वेशन 4। अब पृथ्वी की सतह पर, तो हम पृथ्वी की सतह पर इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या लेते हैं, v0, और त्रिज्या तो भाई r, दूरी कितना होगा, पृथ्वी की सतह पर केंद्र से दूरी r होगा, क्योंकि त्रिज्या r है, तो r इज इक्वल आर, तो v इज इक्वल वी नॉट, इसमें रखिएगा वी नॉट स्क्वायर 2 जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2c, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल 2 जी आर प्लस 2c, यानी आर आर कैंसिल हो गया, एक 2c इज इक्वल वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी आर। अब इस 2c का वैल्यू हम समीकरण 4 में रखेंगे, देखो यहां पर, तो वी स्क्वायर 2 जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस यह आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी आर। अब देखो जब v विलुप्त हो जाता है तो कण क्या हो गया, यानी v विलुप्त हो गया मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया, सीधी सी बात। जब वेलोसिटी जीरो हो गया तो कण क्या होगा, रुक जाएगा, है ना, यानी तो कण रुक जाएगा, और वेग, है ना, धनात्मक से क्या होगा, ऋणात्मक में बदल जाएगा, और कण पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। ठीक है ना, पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, क्यों, v इज इक्वल जीरो की हो आप। अतः धनात्मक माने वेग धनात्मक बना रहे, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 जी आर होना चाहिए। फिर कण पृथ्वी के जिस वेग से प्रक्षिप्त हुआ था, इसी वेग से पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा, और इस प्रकार पृथ्वी का पलायन वेग v स्क्वायर इज इक्वल 2 जी आर और v0 इज इक्वल √2 जी आर। तो ये इस ढंग से आपको करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। अब आता है न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, तो देखिए न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है।
किसी वस्तु के ताप और चारों ओर के वातावरण के ताप, जैसे कोई वस्तु है उसका ताप और आसपास यानी कमरे का ताप समझिए, तो चारों ओर के वातावरण के ताप में बहुत अधिक अंतर ना हो तो वस्तु के शीतलन की दर यानी ठंडा होने की दर वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर की क्या होता है, समानुपाती होता है। अब ये देखो, यदि हम T को मान लेते हैं पिंड का तापमान या वही मध्यमान ताप समझिए, T0 क्या हो गया, आसपास का ताप, वातावरण का ताप, dt अपॉन dt वस्तु के शीतलन की दर। तो ये जो कंडीशन कह रहे हैं कि वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होता है, या फिर ये देखिए T माइनस T0 हमने लिया। अब यहां पर समानुपाती चिन्ह, ये अल्फा मत समझिएगा, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर तापमान कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो dt अपॉन dt इज इक्वल माइनस के टी माइनस T0। अब ये हमारे पास शीतलन का नियम हो गया। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, चलिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए मूल रूप से 80 डिग्री पर एक पिंड 20 मिनट में 60 डिग्री तक ठंडा हो जाता है। हवा का तापमान 40, ये वातावरण का ताप 40 डिग्री है। 40 डिग्री के बाद पिंड का तापमान ज्ञात करना है। तो हमारे पास T कितना है, 80 डिग्री, कैपिटल T। T0 हमारे पास कितना है, 40 डिग्री, और 20 मिनट में 60 डिग्री तक ठंडा होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए न्यूटन का शीतलन नियम आपने भी देखा, dt अपॉन dt इज इक्वल माइनस के T माइनस T0। हमें यहां पर दिया है T0 वातावरण का ताप 40 डिग्री है और T हो गया मैंने पिंड का ताप। अब इसमें रखिएगा तो dt अपॉन T dt माइनस के T माइनस 40। अब इसको मैं एक काम करता हूं, dt अपॉन T माइनस 40 लिया है और के dt, यानी सेपरेशन हो गया। सेपरेशन होने के बाद हम समाकलन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dt अपॉन T माइनस 40 इज इक्वल माइनस के इंटीग्रेशन dt प्लस ई। आपको पता है इसका क्या होगा, log T माइनस 40 माइनस के टी प्लस सी। ये देखिए अब इसको मैं इधर से उधर ले जाऊं तो T माइनस 40 इज इक्वल ई पावर माइनस के टी प्लस सी, और अलग अलग करेंगे तो ई पावर सी को हम सी ले लिए, तो T माइनस 40 इज इक्वल सी ई पावर माइनस के टी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया। प्रारंभ में देखिए जब समय स्टार्टिंग क्या हो रहा है, समय T इज इक्वल 0 है, उस समय उसका ताप कितना था, 80 डिग्री है ना। ताप कितना था, 80 डिग्री आपने लिखा है ना, देखिए मूल रूप में ताप 80 डिग्री है। तो T इज इक्वल 0 पर ताप 80 डिग्री है। यदि T इज इक्वल 0 रखें, यहां 80 रखें, तो हमको C इज इक्वल 40 मिलेगा। अब C मिल गया 40। अब हमें क्या करना है, T इज इक्वल 20 मिनट, ये देखो 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना है, 60 है, ठीक है ना। 20 मिनट में कितना है, 60 डिग्री ठंडा हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, T की जगह 20 मिनट रखेंगे, क्योंकि स्मॉल t मिनट है, मतलब मिनट में है ना, समय है, और ये 60 माइनस 40, तो 20 इज इक्वल सी ई पावर माइनस 20 के। अब C हमने निकाला है, C का वैल्यू यहां रखेंगे, ये कैंसल, ई पावर माइनस 20 के इज इक्वल 1/2, ई पावर 20 के इज इक्वल 2। अब लाग लेंगे तो 20 के इज इक्वल log 2, के इज इक्वल 1/20 log 2। के का भी वैल्यू निकाल लिया हमने। अब वापस हम समीकरण 1 में चलते हैं। देखो T माइनस 40, C का वैल्यू 40 और T का वैल्यू K का वैल्यू माइनस 1/20 log 2 T। हमें किस पर निकालना है, फाइनली T इज इक्वल 40 मिनट, तो है ना T की जगह 40 रख देंगे, तो T माइनस 40 इज इक्वल 40 ई पावर माइनस 2 log 2, 40 प्लस 40 ई पावर माइनस 2 log 2, तो ई की पावर log 2 पावर माइनस 2, ये आ जाएगा नीचे 2 पावर माइनस 2 मतलब 1/4, तो 4 ये हो जाएगा 10, और ये 40 प्लस 10 दैट इज कितना हो गया, T इज इक्वल 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है। ठीक।